ओके तो देखें एक्टिव लिसनिंग में टॉपिक रिलेटेड है और ये टॉपिक अभी सर्कुलेट करेंगे। अभी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैंने लास्ट जो है वो फाइनेंस के साथ किया था, अब इस दफ़ा एफडीओ के साथ करें, क्योंकि आप लोग भी दिन ब दिन कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के पास पेशेंट का भी आता है, कोलिग्स का भी आता है, मुख्तलिफ आता है। तो आप लोग माशाल्लाह कैपेबल हैं कि यार इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्या है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है टुडे टू इक्विप द पार्टिसिपेंट्स इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रेटजीज टू हैंडल इंटरनल टीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि यार उन स्ट्रेटजीज को देख लिया जाए कि यार कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देन दिस सेशन एम्स टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई, मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो शॉर्ट टाइम में हम जल्दी जल्दी ही 2-3 पॉइंट्स ही लेके चलेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट? क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? अगर समराइज करके हम करेंगे व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इज डिसएग्रीमेंट। मैं आपकी नहीं मान रहा, आप मेरी नहीं मान रहे, यह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट है। ठीक है, सो जहाँ पे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, डिसएग्रीमेंट आएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकता है। सही। It is a natural part of workplace interaction stemming from difference of opinions, values and perspective. Stemming मतलब ये रूट काज क्या है इसकी कि it is from difference of opinion या different opinions, मेरी राय मुख्तलिफ है, आपकी राय मुख्तलिफ है, values and perspectives। तो ये याद रखिए, जब भी 2 लोग 4 लोग 5 लोग बैठे हुए जो कॉमन पीरियड है, तो हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, हर किसी का एंगल डिफरेंट हो सकता है। तो मुहज़्ज़ब माशरा क्या करता है कि वो एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देता है। और जहाँ पे मैं समझता हूँ जिस माशरे में वो पोलराइजेशन बहुत हो चुकी हो, तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़े घर में, बाहर, ऑफिस में शुरू हो जाते हैं। इट कैन अकर इन एनी डिपार्टमेंट बिटवीन टीम्स, टीम मेंबर और इवन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल। ये नेचुरल है, कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दंग है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगी तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट लाजमी होगा। इसके लिए कुछ डेटा मैं आपको दूंगा। वाई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैटर्स? बिकॉज 75% ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट एट वर्कप्लेस। ये ग्लोबल डेटा है कि 75%, मैं तो शायद कहूँगा कि 99% जो है एम्प्लॉइज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पे जो है वो फेस करते ही हैं। Then when managed effectively, conflict can lead to innovation, stronger relations and improved collaboration। ये बहुत important point है कि अगर conflict को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो ये बहुत कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। क्यों? It can lead to innovation, कोई नई चीज, stronger relationship and improved collaboration। आपने अपने कॉलेज में, स्कूल्स में देखा होगा कि किसी फ्रेंड के साथ आपकी नहीं बनी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फड्डा हुआ, फिर आप लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए और एक बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल, जरूरी नहीं है कि ये डिस्ट्रक्टिव भी हो। पुअरली मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू टेंशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। तो अगर अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया, रिलेशंस इंप्रूव होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर पुअरली मैनेज किया तो इट कैन कॉज टेंशन, लेस प्रोडक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स अवॉइड डिस्ट्रप्शंस, मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड फोस्टर अ कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। Why this is important? So let me share some data with you. Always I go with the data कि 75% of employee, ये पहले भी बात हो गई कि they experience conflict. So it is inevitable, मतलब होता ही है। तो अब इसका मतलब है कि यार एक चीज़ जब आनी है, मियाँ बीवी में भी, बहन भाइयों में भी, दोस्तों में भी कॉन्फ्लिक्ट होना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है कि एवरीबॉडी एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे होगा। सो वी हैव टू गिव, कहना चाहिए स्पेस देनी चाहिए। हाँ यार कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरल है। तो वही बात है कि यार अगर बेहतर हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड, वही बात रिपीट हो रही है, इनोवेशन, पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। अगर अच्छा तरीके से मैनेज किया जाए, जैसे आप 2 एफडीओ की कहीं पे हो जाता है कि नहीं यार शी इज परफॉर्मिंग बेटर या इसका कॉन्फ्लिक्ट है, ओके लेट मेरे एक्शंस जवाब देंगे कि हु इज बेटर, बजाय इसके कि मेरी ज़बान जवाब दे कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये।
आपके एक्शन, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, सो इट कैन लीड टू इनोवेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। तो हमें पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, नेचुरल समझना है, और फिर हमने अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज लेकर आनी है कि यार द कॉस्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट 30% ऑफ मैनेजर टाइम इज स्पेंट डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट। अब आप लोगों में से जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, यानी कि उनको 2-3 लोग रिपोर्ट करते हैं, 4 लोग रिपोर्ट करते हैं, तो वो मैनेजर बेचारा उसका कहते हैं 30% ऑफ द टाइम, अच्छा 30% ऑफ टाइम, ये मुहज़्ज़ब माशरे की बात हो रही है, यूएसए का डेटा है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जो कि थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड है, जहाँ पे लोगों के अभी तक बिहेवियर जो हैं वो इतने मैं समझता हूँ मैच्योर बिहेवियर्स नहीं हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे शायद हो सकता है कि एक मैनेजर का 70-80% टाइम जो है फटों पे निकल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व हो। कॉन्फ्लिक्ट जाएगा, वो जाएगा जनाब किसी एफडीओ से बात करेगा, कहने जी फलानी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और जी एचआर ने मेरे पैसे काट लिए, फलाना हो गया फलाना हो गया। मैनेजर बेचारा क्या करता रहता है, यार मैं काम करवाऊँ या तुम्हारे फटे निकला। जो भी लीडरशिप रोल में है, जो भी मैनेजमेंट रोल में है, उनको आइडिया है कि उनका कितना ज्यादा टाइम इस चीज पे निकलता है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस। ये कितनी किस्म की हो सकती है। नंबर 1, टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जी जो भी टास्क आपको दिया गया, आपके यहाँ मैं तो इस टास्क पे एग्री नहीं करता, मैनेजमेंट कह रही है कि आपने करना है, ठीक। डिसएग्रीमेंट अबाउट दी कंटेंट एंड outcome of the task. Then example क्या है, differing opinion on how to allocate department budget or prioritize tasks can be productive if managed, leading to innovative solutions. Thank you very much आपकी expertise देने का। So अक्सर ये होता है कि disagreement होता है कि यार इनको क्या पता ऊपर बैठे होते हैं, ये काम ऐसे नहीं होता। ये बहुत कॉमन है हम लोगों के अंदर या मेरे अंदर, ठीक। So task conflict, then another type is relationship conflict। कि मेरी और उनकी नहीं बनती, मेरी खालिद साहब की नहीं बनती। टास्क ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारी आपस में बनती नहीं है। इंटरपर्सनल टेंशन बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी डिफरेंसेस और नेगेटिव फीलिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट इज। आइदर इट इज टास्क रिलेटेड, आइदर इट इज रिलेशनशिप रिलेटेड। देन द थर्ड टाइप इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कि जी टास्क से मैं एग्री करता हूँ, रिलेशनशिप का हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है सैंपल डिस्पैच करने का, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, व्हाटएवर इट इज। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन फोर्थ टाइप इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत कॉमन है कि नहीं जी मुझे एफडीओ नहीं, मुझे फलाना काम करना चाहिए। अब आप गौर कीजिए, आपके जो भी वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आपको शायद ये 4 टाइप्स ही मोस्ट कॉमन नजर आएंगी शायद। अगर कोई 5वीं है तो बता दीजिए, 6वीं है तो बता दीजिए। अच्छा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस, ये क्यों बताया जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपके ख्याल से कोई इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस है इसके अलावा कोई और? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बता रहे हैं, इस स्लाइड की कोई इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। वेरी गुड। क्या इम्पोर्टेंस है बेटा? कि हम इसको मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखें, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कभी आप लोगों ने देखा हो, पढ़ा हो, तो सबसे पहले होता है एवल्यूएशन फेज, एनालिसिस फेज, एनालिसिस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैं हमेशा इसको कहीं पे रिपीट करता रहता हूँ। एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले यार एवल्यूट चेक करो कि कॉन्फ्लिक्ट आपका मेरा है किस बात में, टास्क रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, प्रोसेस रिलेटेड है या रोल रिलेटेड। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट किया जाए। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप, प्रोसेस एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। देन डेटा ऑन कॉन्फ्लिक्ट ये मैं बता चुका हूँ। इसमें जो एक है कि यार फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूएस बिजनेस लॉस इज $359 बिलियन एनुअली। यानी कि यूएस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना करने की वजह से जो सालाना लॉस होता है तकरीबन $360 बिलियन का होता है। बिलियन इज अरब। अंदाजा करो कि कॉन्फ्लिक्ट अगर प्रॉपर्ली ना हो तो कितना लॉस यूएस को हो रहा है और पाकिस्तान को तो लॉस ही लॉस चल रहा है।
Then conflict leads to engagement, productive conflict resolution leads to 50% increase. कि अगर कंस्ट्रक्टिवली आपने conflict को ट्रीट किया तो उधर 50% इंक्रीज भी हो रहा है। तो conflict को ट्रीट करने के दो तरीके हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ट्रीट करने 50% आपको फायदा हो रहा है, नेगेटिवली कर रहे हैं तो $360 बिलियन का लॉस हो रहा है यूएसए को। बेनिफिट्स क्या है? improves communication, अब मैं जल्दी जल्दी चलूँगा। encourage collaboration, reduce stress and strengthens relationship। ठीक है, सिंपल पता चल रहा, conflict resolve हो गया। अब आपका क्या कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो गई, वो आप एक दूसरे को एब्जॉर्व भी कर रही हैं, आप लोग इंकरेज भी कर रहे हैं। देन आप दोनों के दरमियान स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया। पहले एक टेंशन थी कि यार मैं तो खालिद साहब के पास नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, अब वो कि नहीं है, खालिद साहब ही कहा। ठीक है, सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस। द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहला, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। भाई ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हो रहा है? अब पेशेंट से रिलेटेड होगा, पेशेंट अक्सर आधी बात करता है या आप आधी बात सुनती हैं, लिसनिंग से उसके बोलने में प्रॉब्लम या आपके लिसन करने में प्रॉब्लम। तो आप इसको मेक श्योर करें कि यार आप उसको प्रॉपरली लिसन कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल पार्टीज। अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल पार्टीज, दोनों की साइड को समझने की कोशिश करें। जब एम्पैथी लास्ट टाइम बात हुई थी, आज ज़्यादा बात नहीं होगी। क्या बी एम्पैथेटिक, पेशेंट के शूज में आके देखें, उसको उसकी तरफ फील करके देखें। ठीक, सही। देन एक्टिव लिसनिंग, इस पे बात हो चुकी है। एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस, वही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि यार पहले एनालाइज करें, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करें, फिर व्हाट आर दी पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, देन इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर दी सॉल्यूशन। दीज 4 आर बेसिक स्टेप्स। इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि हम नॉर्मली जो है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रिएक्ट कर जाते हैं। क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है। हमारा फड्डा हुआ किसी से, उसने हमें कुछ कहा और हमने इमीडिएटली उसके ऊपर 3 मिनट कर दो, रिसेट कर दो दोबारा। ये हम इसलिए कर। सो कमिंग बैक टू द प्रोसेस अगेन, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशन। और ये जो भी मैं बात कर रहा था, ये भी आप मैनेजमेंट के टर्म में जाएंगे ना, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आप ये देखेंगे जो फड्डे ज़्यादातर हो रहे हैं तो रिएक्ट करने में हो रहे हैं, हम ठप करके दूसरे को जवाब देते हैं। रिस्पॉन्ड करना कुछ और होता है, उसके प्रोसेस कुछ और होती है। वो उस वक्त खामोशी से सुन लेता है, अगला बंदा समझ लेता है और फिर बड़े तरीके से प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, देन देयर आर सर्टेन स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नंबर 1 इज अवॉइडिंग, लूज लूज। अवॉइड करो, अगर कोई छोटा मोटा मसला, यार इसमें क्या सर कोई ऐसी बात नहीं। देन competing win lose, when to use in urgent situation where quick decisive action is needed, for example regulatory deadline etc etc। तो आप ये देखें यार ये कंफ्लिक्ट की नोयत किया है छोटी लेवल का, तो अच्छा यार कोई नहीं सर ये हो जाएगा बस। लेकिन अगर कंपीटिंग स्टाइल अर्जेंट है तो यार कहीं पे आप उसको क्या करें, जहाँ पे क्विक और डिसीजंस लेने हो वहां पे आप कर सकते हैं। या वो विन करेगा और आप लूज करेंगे। जैसे मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा सर अब कैसे चलना है, बजाय इसके कि आप उसके फड्डा पड़े, आपने कहा सर आपकी बात ठीक है, बजाय इसको कहा मैं मेरी बात ठीक है, तो वो फिर बात कहीं और जाती है। देन अकोमोडेटिंग, हाँ सर अंडरस्टैंड कर लिया, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, लेट्स सी इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सही। देन कंप्रोमाइजिंग, विन लूज विन लूज, कंप्रोमाइज कर रहे हैं सर थोड़ा सा ठीक है मेरा भी आपको भी, सो लेट्स सी हम कहाँ पे इसका माइक्रोवेव सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेटिंग विन में टाइम इंशाल्लाह अगला हुआ कभी तो फिर इसके स्टेप्स में और भी जाएंगे। क्या है टेक्निक्स, वो ही हैं एक्टिव लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है, मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट मंथ आप लोगों का किया जाए कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस, कि यार ये जो आपके जज्बात हैं गुस्से के, प्यार के, मोहब्बत के या रिएक्शन के, ये कैसे वर्क एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे डील करना चाहिए। स्टे ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन द फैक्ट्स एक्सेट्रा,
एंड सीक मेडिएशन, थोड़ा सा मेडिएट करें, सोचें समझें, गौर करें, तदब्बर करें, देन यू विल डू बेटर, आप में कूलनेस कामनेस आएगी। ओवरकमिंग चैलेंजेस क्या है? डीलिंग विद हाई इमोशंस। कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमें अपने जज्बात पे काबू नहीं। इससे मेरी गलती क्या है? मैं तो दूसरे क्लाइंट को देख रही थी और ये मेरे पर ऐसे शुरू हो रहे हैं, या मैनेजर ने ये तो नहीं देखा कि जी मैं क्या 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 करके आ रही हूँ और ये मैनेजर मेरे पर शुरू। आप इमोशनल हो गए। सो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, मेंटेन न्यूट्रलिटी, देन the constraints, managing conflict effectively even in time sensitive situation। ठीक है सर, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा करना पड़ा कि टाइम शॉर्ट, बट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन डिस्कस ओपनली।